मैं कौशल अली साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मट्टू साहब आपको किसी समय लगे आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप वो रेस करिएगा, मैं आपको, क्योंकि कौशल अली साहब मैं एक चीज जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। आप गुजरात से हैं और गुजरात में तो इस समय हम सब लोगों को बिल्कुल विश्व गुरु बनाने में आप लोग हम लोग को दौड़ाए हुए हैं। दो चीजें, एक तो आपके गुजरात के अडानी साहब की वजह से, ये सबको पता है, उसी वजह से आज राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस में कहा कि भाई मैं तो इनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आप बैठे थे, ऑस्ट्रेलियन और चेयरमैन एसबीआई बैठे थे, अडानी जी बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री जी बैठे थे, वहां क्या बात कर रहे थे इनके साथ? वो इस तरह के प्रश्न उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मैंने यही प्रश्न उस दिन भी पूछे थे, आपके उनसे संबंध क्या है? तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। दूसरा, आप गुजरात से आते हैं, आज भी अगर बिल्किस बानो के हत्यारों को गुजरात की सरकार के कहने से छोड़ा जाता है तो क्या आप गुजराती होने, मैं तो भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आती है, गुजराती होने के नाते और आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कितना बढ़िया काम आपके चीफ मिनिस्टर पुराने और उनकी रिजीम में हुआ, उनकी सरपरस्ती में हुआ। मैं जरा इन दोनों पे आपका वो चाहूंगा रिएक्शन। जब कोई व्यक्ति एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे पर जाने वाला होता है, पावर कैप्चर करने वाला होता है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिशियरीज होते हैं, जिसमें अदानी उसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहे। जैसे कांग्रेस के रिजीम में प्रणब मुखर्जी के फेवरेट धीरू भाई अंबानी थे, उस तरह से मोदी के रिजीम में मोदी के फेवरेट अदानी है। तो वो तो आप मत भूलिएगा, क्योंकि अदानी को तो इतना सारा एक्सेप्शनल मिल चुका है कि पिछले दिन निर्मला सीतारमन को पूछा गया कि अदानी के बैंक, कौन सी बैंक में कितना एक्सपोजर है, तो निर्मला सीतारमन ने बताया कि वो हम बता नहीं सकते। यानी जनता का लाखों रुपए का पैसा ये धन पशु लूट के ले जाते हैं, और जनता अगर पूछती है कि अदानी का कितना, कौन से बैंक में कितना एक्सपोजर है, तो निर्मला सीतारमन जवाब नहीं देती है, बोले हम ये नहीं दे सकते। तो आप सोचिए कि कितना प्रेम है बीजेपी सरकार को अदानी के साथ में। दूसरी बात, जब शुरुआत जो की नरेंद्र मोदी की, जो राहुल गांधी के लिए बहुत जरा बवाल प्ले कार्ड वगैरह लेके बीजेपी वाले मुखर हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में बीजेपी है 9 साल के बाद। वो नरेंद्र मोदी ने 2013-14 में जो विदेशों में जाके जो भाषण दिए हैं, कृपया करके उस भाषणों को कंपाइल कॉलेज कीजिए और लोगों को भेजिए कि उन्होंने देश का कैसा बखौल मजाक उड़ाया है। वो तो ऐसा बोलते थे कि देश, भारत देश तो सफेरों का देश है, उनको शर्म आती है भारत में। मनमोहन सिंह का इतना मजाक उन्होंने 2013 में उड़ाया, तो देश की कोई जनता ने तो बोला नहीं कि भाई मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, उनका मजाक उड़ाना देश का मजाक उड़ाना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक इमेज क्रिएट कर दी है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कुछ कुकर्म के बारे में अगर बोला जाए और उनके फेवरेट धन पशुओं के बारे में बोला जाए, तो वो देश के ऊपर हमला है, ये लोगों के दिमाग में फैला दिया गया है। अब बात है बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो से मैटर थोड़ा और आगे जा चुका है, वो पीछे छूट गया मामला। गुजरात के कोस्टल बॉर्डर में जो मुस्लिम मछुआरे हैं, फिशरमैन, उनको अपने बंदर में अपनी बोट को ले जाया नहीं जाने दिया जा रहा है। और द्वारका बेट, जो द्वारका का मंदिर है, वहां 3 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और 2% सिर्फ नॉन मुस्लिम रहते हैं, और वहां द्वारकाधीश का मंदिर है। तो वहां पर बात हो रही है कि उस एरिया में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, वहां कोई मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये पिछले 9 साल के अंदर जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो पोलराइजेशन किया है, सबसे बड़ी ताकत जो बीजेपी की है वो ये है कि मुस्लिम जहां पर हो, जैसे अंबेडकर ने बहुत अच्छा बोला था कि मुसलमानों को हर पॉलिटिकल पार्टी में रहना चाहिए। वो अगर वो नहीं रहते, सॉरी अंबेडकर नहीं, लोहिया साहब ने बोला था कि मुसलमानों को हर पॉलिटिकल पार्टी में रहना चाहिए। अगर वो एक मुश्त किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिख जाएंगे तो जो मेजोरिटी हिंदू है वो उसके एग्जैक्ट उसके सामने चले जाएंगे। तो लोहिया की ये बात सच साबित हो रही है। तो मछुआरों का पिछले 4 दिन से
हर्ष बंदर जो वहां पोर्ट है, उस पोर्ट में से मुसलमानों के मकानों को डिस्प्लेस कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। और अभी नवाद्रा गांव, गोधरा सॉरी देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के 2 गांव के अंदर, एक गांव में तो बुलडोजर चल चुका है और दूसरे गांव में भी बुलडोजर चलने वाला है 15-20 दिनों में। तो ऐसे 8 से 10 पोर्ट ऐसे हैं, वहां पर मुसलमानों को, मछुआरों को वहां पे अपनी बोट ले जाना नहीं दिया जा रहा। द्वारका पे वहां पर बोट नया बनता है, तो नया बोट अगर कोई मुसलमान का है तो वो बोट अगर पोर्ट में उतारता है तो 50,000 रुपया लिया जाता है और बोला जाता है कि ये बोट यहाँ पर वापस नहीं आनी चाहिए। तो लोग दीवाने हो रहे हैं। एक्चुअल में जो कुछ फैनेटिक हिंदूज हैं वो बहुत ज्यादा दीवाने हो गए। आपने देखा होगा होली के टाइम पे कुछ क्लिप्स आई थी, बच्चों के अंदर भी इस नफरत को डाल दिया गया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो चलाई जा रही है। जो हिंदू लड़के रंग वाले गुब्बारे को महिलाएं जो हैं, जो बुरखे में आ रही हैं, उनको मार रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले का गमछा खींच रहे हैं, उन पे गुलाल डाल रहे हैं जबरदस्ती। सो ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर धर्म युद्ध 2014 के बाद बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो जो धर्म युद्ध है वो उसका अभी जो धर्म युद्ध चल रहा है उसका रूप अलग है इस देश में। अब पहले जैसे क्रूसेड वॉर नहीं होंगे कि लोग जाएंगे एक दूसरे के सामने और हथियार से मारेंगे। दिमाग में धर्म युद्ध डाल दिया गया है। और टीवी डिबेट में आप देखिए, जो बीजेपी के मुसंगी मुसलमान मौलाना तथाकथित हैं, उनको बिठाया जाता है और सामने वीएचपी बजरंग दल के गुंडों को बिठाया जाता है और नूरा कुश्ती की जाती है और एक दूसरे के ऊपर एक्सट्रीम फॉर्म में हमला कराया जाता है, ताकि एक पूरा हिंदू समाज वो उसका रिवर्स पोलराइजेशन हो और बीजेपी के साथ में इंटैक्ट हो जाए। दूसरी बात, मेन बात थी संसद नहीं चलने देने की। तो 2009 में भी जब यूपीए 2 बना और वो पूरा 5 साल तो अब हमने देखा संसद चली ही नहीं। और अभी भी मुझे तो WWF वाला जो खेल होता है ना, फ्रेंडली लड़ाई जिसमें मारा कुश्ती होती है, WWF में जोर जोर से पछाड़ते हैं एक दूसरे पहलवान मुस्टंडे एक दूसरे को, और किसी को लगता नहीं है। तो ऑपोजिशन का रोल मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑपोजिशन अभी पावर में है ऐसा लगता है और रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में है ऐसा लगता है। अगर हिम्मत है अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, अब तो 1 साल बचा है इलेक्शन आने के लिए, सब लोग रिजाइन कर देना, बोले चलाओ, तुमको संसद चलानी है, आप लोग संसद को बाहर निकल के ताला लगा दो और जो नया सेंट्रल विस्टा बनाया है सारे ऑपोजिशन चले जाओ वहां पर। अगर वहां पे भी आपको नहीं बैठने जाता तो सबसे बड़ी पंचायत जनता की पंचायत है। हर अपोजिशन पार्टी के लोगों को संसद से रिजाइन करके एक एक पार्लियामेंटेरियंस को वो सड़क की संसद को बनाने की जरूरत है और लोहिया को अभी कोर्ट करने की जरूरत है। जब आपकी संसद आवारा हो जाती है तो रास्ता सड़क पर ही मिलता है। आपको अगर बीजेपी को हराना है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। उसके अलावा ये फासिस्ट और ये कम्युनल फोर्सेस जो है वो इस देश को बर्बाद कर देगी। हम हिंदुस्तान के लोगों को कंपैरिजन पहले हिंदुस्तान का होता था यूरोप से, अमेरिका से, अभी देश की जनता को उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर में कम्युनल का कीड़ा, वायरस ऐसा डाल दिया गया है कि हिंदुस्तानी सोचता है कि हम तो पाकिस्तान से आगे हैं, इसलिए वो खुश होते हैं। लेकिन वो देख नहीं रहे हैं हंगर इंडेक्स में हम 100 से ऊपर चले गए हैं, ह्यूमन राइट्स में हमारे हाल बुरे हैं। इसीलिए अब जो है ऑपोजिशन को अगर यूनाइट भी नहीं होती है तो जो भी ऑपोजिशन है उनको सड़क पर संसद खोलने की जरूरत है। अगर देश की पंचायत में न्याय नहीं हो रहा लोगों के लिए तो वो लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों की जनता का विश्वास जीतना चाहिए। कौशल रेड्डी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कौशल रेड्डी साहब। मट्टू साहब का जवाब देना चाहूंगा।
नहीं, जवाब नहीं, आप अपनी बात रखिए, जवाब मत दीजिए। अच्छा, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। जब मेरे साथ अत्याचार होगा तो मुझे जिस रिजीम में मेरे साथ में हुआ है तो मैं ओपोजिशन के साथ चला जाऊंगा, या फिर ये बोल रहे हैं कि मैंने तो हथियार नहीं उठाया, ये बहुत बड़ा काम किया। हाँ, आपने बहुत बड़ा काम किया। आज मुसलमानों का रोज लिंचिंग, एट्रोसिटी होता है, तो क्या वो उसको रोकने के लिए हथियार उठा लें? मट्टू साहब, दलितों पे होता है, मुसलमानों पे नहीं, दलितों पे भी होता है, दोनों पे हो रहा है। को भी पीटा जाता है। दलित तो गुलाम अपनी उन मानसिकता से ग्रसित है, वो कोई जैसे स्वामी साहब ने बोला, जैसे स्वामी साहब ने बोला, ये वो बातें हर एक के ऊपर होता है क्या, लेकिन उछालना नहीं चाहिए। असदुद्दीन अवैसी को उसके कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते हैं तो 500, 600, 1000 वोट मिलते हैं, लेकिन जब बीजेपी अपना कम्युनल मुद्दा चलाती है तो 23 करोड़ लोग ने उसको वोट दिया है। सो मुसलमान तो अभी भी सेक्युलर फैब्रिक्स में वोटिंग करता है। असदुद्दीन अवैसी देश के कोई भी कोने पे, तेलंगाना का एक छोटा हैदराबाद को छोड़ के जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो 1000 वोट से ज्यादा नहीं मिलता। तो मुसलमान तो एज ए मुस्लिम होके वोट करता ही नहीं है इस देश में। आज अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, गुजरात में अभी जब चुनाव हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के 1000-1500 वोट मिल पाया है, लेकिन जब बीजेपी एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाता है तो 23 करोड़ वोट मिलता है उसको। इसीलिए जब दीवानगी है किस कम्युनिटी में है वो आपको समझ आ जाएगी। मुसलमान अग्रेसिव होके वोट नहीं करता है कोई कि भाई हमारा मुस्लिम खड़ा है तो उसको। कौशल साहब, आपसे समअप करने से पहले एक चीज बोल दूं, मुझे हरदम गुजरात इतना, भाई गांधी वहां से, सब पटेल वहां से, ये अभी जब भाजपा पिछले 15-20 साल से आई तब मुझे पता लगा कि सरदार पटेल कुर्मी थे। मैं तो सरदार पटेल की जाति नहीं जानता था, मैं उनको भारतीय जानता था। फिर मुझे पता लगा कि सरदार पटेल गुजरात के थे। मतलब आपने कौन सी पॉलिटिक्स इस देश की कर रहे हैं जहां आप सरदार पटेल को गुजराती और कुर्मी में एक खांचे में कर दे रहे हैं। इससे मुझे एक, मतलब हिंदू नहीं, एज एन इंडियन मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। कौशल साहब क्लोज करिए। गुजराती जो कल्चर है वो कबीला कल्चर है। यहाँ पर मीन्स वो पटेल फॉर पटेल, ठाकुर मीन्स ठाकुर टू ठाकुर, ब्राह्मण टू ब्राह्मण। और अगर कोई उत्तर प्रदेश और बिहार से और बंगाल से कोई आ गया तो उसको परदेसी बोलते हैं गुजराती। इसलिए गुजरात का कल्चर बहुत ज्यादा वो बहुत फाइन ट्यून है नहीं। दूसरी बात, जो जुडिशरी की बात मट्टू साहब ने कही कि इस देश में जुडिशरी है, तो एक जर्नी है इस देश में 2002 से लेके और आज 2023 तक। उसमें हरेन पंड्या से लेके जस्टिस लोया तक के जो मर्डर हुए हैं, अगर जुडिशरी जिंदा होती तो जस्टिस जैसे बंदे का भी मर्डर हो सकता था। तो अगर जुडिशरी में जजेस की किलिंग हो रही है, और दूसरा एक और केस इस देश में बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ है, वहां पर आस्था के केस पे, एविडेंस के केस पे, वो एविडेंस पे नहीं हुआ और आस्था के ऊपर हुआ है। तो इस देश की जो जुडिशरी है वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि अब हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो आस्था के बेस पे चलेगी, एविडेंस और सिविल सूट पे नहीं चलेगी। जी।